साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की जो अपीलों पर समाअत हुई है वो भी इटसेल्फ एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इन दोनों मामलों पर बात करेंगे इस वक्त। पाकिस्तान बार काउंसिल के जो एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन हसन रजा पाशा साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम हसन रजा पाशा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो परवेज मुशर्रफ गद्दारी केस में वो अपीलें जो गुज़श्ता 4 साल से समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई थी, बिलाखिर 4 साल बाद खुली अदालत में समाअत के लिए मुकर्रर हो गई, और उनमें एक अपील तो आपकी भी थी जो उस ट्राइब्यूनल के फैसले के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट ने जो ट्राइब्यूनल के अगेंस्ट फैसला दिया था उस पर थी। ये कहेगा कि ये अपीलें 4 साल बाद समाअत के लिए मुकर्रर हो जाना इटसेल्फ कितना गैर मामूली अमर है? देखिए, ना सिर्फ ये केस बल्कि कई और ऐसे इंपॉर्टेंट केसेस हैं जिनको अरसा दराज से नहीं लगाया गया। मसलन एक साबिक चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट सेठ साहब, मरहूम वकार सेठ साहब, उनका एक केस वो जो उन्होंने फाइल किया हुआ था आउट ऑफ टर्न सीनियरिटी बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन के हवाले से, वो भी अभी तक नहीं लगा। उन्होंने जो आर्मी कोर्ट्स से सजा याफ्ता मुल्ज़मान थे उनका केस जो उन्होंने बरी कर दिए थे, उनका केस अभी तक नहीं लगा। तो ऐसे काफी सारे केसेस हैं जो मेरा ख्याल है आप जिस तवातर से लग रहे हैं, होपफुली विद इन अ मंथ और 2 सारे फिक्स भी होंगे और डिसाइड भी होंगे। अच्छा, एक तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उस वक्त रजिस्ट्रार ने एतराज किया था इन अपीलों के ऊपर कि परवेज मुशर्रफ साहब को खुद आना पड़ेगा और आके ये अपील दायर करनी पड़ेगी। ये बहुत बड़ा एतराज था जो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दूर किया है। जाहिर है परवेज मुशर्रफ साहब इस दुनिया में नहीं रहे, फिर वो जो स्पेशल ट्राइब्यूनल था उसके सरबराह जस्टिस वकार सेठ जिनका हवाला भी आप दे रहे हैं वो भी इस दुनिया में नहीं रहे। तो अब ये जो अपीलें हैं जिसमें अब परवेज मुशर्रफ साहब की अहलिया पेश होंगी और फर्दर वो इसके किसको आगे लेकर चलेंगी, इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? इस केस का फेट क्या होता हुआ देख रहे हैं आप? देखें, कानून तो यही है और सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस भी यही है कि जब कोई सजा के खिलाफ अपील हो तो मुल्ज़म को ज़रूर सरेंडर करना पड़ेगा बिफोर कोर्ट और बिफोर एजेंसीज, लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज। लेकिन इस केस में वो सरेंडर नहीं किया और उन्होंने अपील फाइल कर दी। जो आज मंजूर हुई फॉर रेगुलर हियरिंग इनकी अपील, तो वो एक केस की बेसिस पे हुई, बेनजीर भुट्टो वाला केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गैर हाजिरी को उनको इस्तिस्ना देते हुए उनकी अपील को डील किया और रेगुलर हियरिंग के लिए उसको नोटिस इशू किया। तो इसी बुनियाद पे परवेज मुशर्रफ साहब की अपील को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस मौजूदा बेंच ने जो रेगुलर हियरिंग के लिए एडमिट कर लिया। अच्छा, यानी ये टेक्निकल ग्राउंड्स पे रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात को दूर किया गया, अदरवाइज तो जाहिर है कि खुद पेश होना जरूरी है क्योंकि इस केस में परवेज मुशर्रफ साहब तो इस दुनिया फानी से कूच कर गए हैं, वो तो है नहीं, तो टेक्निकली रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात को दूर किया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पेश नज़र क्या है? देखिए, एक तो वो अपील है जो परवेज मुशर्रफ साहब की थी, दूसरी वो अपील है जो आप लोगों की है जिसमें आपने लाहौर हाई कोर्ट के उस फैसले को जो 3 रुकनी बेंच ने दिया था जिसमें जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी भी थे, जिसमें जस्टिस अमीर भट्टी भी थे जो इस वक्त चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट है, यानी 3 रुकनी बेंच था लाहौर हाई कोर्ट का। तो अभी आपकी जो प्रेयर है वो क्या है? या आप ये कह रहे हैं कि जो स्पेशल ट्राइब्यूनल है वो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर बना था, लाहौर हाई कोर्ट या कोई हाई कोर्ट उसको सेट असाइड नहीं कर सकती थी? जी बिल्कुल, हमारा जुरिसडिक्शन पॉइंट पे, जुरिसडिक्शन ग्राउंड पे हमारी ये अपील है कि लाहौर हाई कोर्ट को कतन कोई इख्तियार नहीं था इस ट्रिब्यूनल के फैसले को अनडू करना या अदरवाइज करना, क्योंकि ये ट्रिब्यूनल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के तहत इसको यहाँ पे बनाया और उसकी तमाम हियरिंग इस्लामाबाद में हुई। और आपको याद होगा कि उसके सरबराहान सीनियर तरीन हाई कोर्ट के जजेस हुआ करते थे या चीफ जस्टिस, और उन्होंने जो फैसला भी किया वो चूंकि 3 रुकनी ट्रिब्यूनल था और उसकी अपील आइन और कानून के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास थी, और इसी वजह से जनरल परवेज मुशर्रफ ने वहां से बरी होने के बावजूद डिससेटिस्फाई थे वहां के अपने फेवर में फैसले को, तभी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उसको चैलेंज किया उस सजा को। क्यों? और इसीलिए आज चीफ जस्टिस साहब ने पूछा कि आप किस हवाले से आप अपील में आए, और उनके वकील साहब ने बताया कि हमने आइन और कानून के मुताबिक
अपील सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फाइल की है। हमारा केस 184(3) का नहीं है, बल्कि एक अपील जो है वो हमने फाइल की है उस जजमेंट के खिलाफ जिस जजमेंट में परवेज मुशर्रफ साहब को सजा हुई थी। अब एक तरफ तो उनके वकील हैं जो परवेज मुशर्रफ की उस सजा के खिलाफ अपील कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप हैं जिन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के खिलाफ अपील किया, उस फैसले के खिलाफ जो स्पेशल ट्राइब्यूनल के अगेंस्ट आया था। लेकिन परवेज मुशर्रफ साहब दुनिया में नहीं है, यानी जो ट्राइब्यूनल का फैसला है अगर उसको बरकरार रखा जाता है तो अब एक मुलजिम जो है वो तो अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो फिर इस फैसले की सिग्निफिकेंस क्या होगी? मैं समझता हूं कि इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है। एक ऐसी तल्ख हकीकत है जो कि सबको माननी पड़ेगी, और हम अभी भी कन्विंस्ड हैं कि जो इल्जामात परवेज मुशर्रफ साहब पर लगाए गए थे और जिनके तहत आर्टिकल 6 की कार्रवाई हुई वो बिल्कुल दुरुस्त थे, और ट्रिब्यूनल का फैसला भी तमाम जो शहादतें हैं उनको कलमबंद करने के बाद बड़ी डिटेल के साथ ये फैसला हुआ था और बड़ा दुरुस्त फैसला था। और इसकी वजह यह है कि ताकि किसी और ताले आजमा को मौका ना मिले कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने का, कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड करने का, या कॉन्स्टिट्यूशन को जो है किसी हवाले से भी वो बिल्डोज करने का। तो हम समझते हैं कि इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आना चाहिए और ये मसला वंस फॉर ऑल सेटल होना चाहिए। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में अगर आप पाकिस्तान की तारीख देखें तो आपको नजर आएगा कि जब भी कोई ताले आजमा, कोई आमर आया, उसने कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड किया, कोई ऐसा अपना ऑर्डर जो है वो मार्शल लॉ ऑर्डर जारी किया, या और कोई किसी और तरीके से उन्होंने हुकूमत संभालने के लिए अपने आप को जायज करार दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनको एंडोर्स किया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हर आमर को जिसने आइन के साथ गद्दारी की, आइन को सस्पेंड किया, उसको एंडोर्स किया। बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने तो यहाँ तक कि परवेज मुशर्रफ को 3 साल के लिए अमेंडमेंट की भी इजाजत दे दी। तो मैं समझता हूँ कि ये फैसला आना जरूरी है ताकि कम अज कम मुस्तकबिल में इस कौम के साथ, इस मुल्क के साथ ऐसा खिलवाड़ ना हो सके और कोई भी आइन को सबटाइज ना कर सके, आइन को सस्पेंड ना कर सके और कोई गैर आइनी इकदाम ना कर सके। तो ये बहुत जरूरी है, मैं समझता अच्छा हूँ। पाशा साहब, दूसरा इंपॉर्टेंट मामला आज कोर्ट रूम के अंदर तो नहीं था लेकिन जवाब जरूर आ गया। 27 अक्टूबर को शो कॉज नोटिस इशू किया गया था और कहा गया था कि 10 नवंबर तक इसका जवाब सबमिट कराया जाए। जवाब तो आज मज़ाहिर अकबर नकवी साहब की तरफ से नहीं दिया गया, बल्कि उल्टा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के ऊपर एतराज़ात उठा दिए गए हैं। इन एतराज़ात को किस तरह से देखते हैं आप? सबसे पहले तो मैं ये अर्ज करूंगा कि उनको शो काज नोटिस का जवाब जरूर देना चाहिए था और उसमें ये ऑब्जेक्शन ले सकते थे। कोई अमर माने नहीं था कि ये ऑब्जेक्शन वो ना ले सकते। बहरहाल एक बस उन्होंने मिस कर दी और उन्होंने शो काज नोटिस का जवाब नहीं दिया, बल्कि लास्ट डे पे उन्होंने जो एक ऑब्जेक्शन पिटीशन दे दी, तो वो भी मैं समझता हूँ कि गैर जरूरी है, क्योंकि जो इंक्वायरी कमीशन की तश्कील हुई थी उसमें जस्टिस काजी फाइज साहब और जस्टिस नईम अफगान शामिल थे और उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की थी, सिर्फ नोटिस इशू किए थे पार्टीज को, और ऐसा कोई ऑब्जर्वेशन नहीं आई थी उनकी तरफ से, कोई ऑर्डर नहीं आया था जिसकी वजह से जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ये बात करें कि जनाब ये तो बायस्ड है। क्योंकि बायस साबित करने के लिए उनको कोई ऐसी चीज सफा मिसल पे लानी पड़ेगी कि जिससे ये साबित हो कि उस कमीशन ने हेयरिंग के दौरान ये बात की है। कमीशन ने तो उनके मुतल्लक कोई बात नहीं की। तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई सब्सटेंस है, और यकीनन मुझे लगता है कि शायद जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है वो उनके इस ऑब्जेक्शन को मुस्तरद कर दे। तो क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एकतरफा कार्रवाई भी कर सकती है? यकतरफा कार्रवाई जाहिर है इनको नोटिस जारी होंगे, और एक बस उन्होंने मिस कर दिए, जैसा कि मैंने पहले कहा। उनको जवाब देना चाहिए था तफसील के साथ शोकाज नोटिस का, उसमें बड़ी अहम किस्म के सवालात किए गए थे उनको, तो उन्होंने नहीं जवाब दिया और वो टाइम फ्रेम जो है वो गुजर गया, तो सिर्फ एक ऑब्जेक्शन उन्होंने कर दिया। अब इसका ये होगा कि जी अगर ये
اس کو فیصلہ کرتا ہے سپریم جوڈیشل کونسل، تو پھر وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں وہ فائل کریں گے پٹیشن، جس طرح کے پہلے ہوئی ہے، جسٹس صدیقی صاحب نے کی ہے یا جسٹس افتخار محمد چوئی صاحب نے کی تھی، تو ان کی یہی خواہش ہوگی کہ یہ اوپن کورٹ میں سماعت ہو، شاید اس کا بینیفٹ لینا چاہتے ہیں۔ لاسٹلی جسٹس شوکت صدیقی کا آپ نے حوالہ دیا، تو وہ کیس بھی ابھی تک ہے، آنے والے دنوں میں دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس کو بھی ٹیک اپ کر لے، کیونکہ عمرتا بندیال صاحب کے دور میں تو نہیں ہوا۔ جی بالکل، وہ یقیناً وہ کریں گے، کرنا چاہیے ان کو، بلکہ وہ تو اسی انتظار میں وہ ریٹائر بھی ہو گئے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے ساتھ بھی زیادتی ہے، وہ انصاف کے لیے در بدر ٹھوکریں کھا رہے ہیں، ان کو انصاف ملنا چاہیے جو بھی ہے، اور انہوں نے کسی نے ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیا کہ یہ انہوں نے غلط کہا ہے اور یہ چیزیں ہیں، اور ٹھیک ہے، وہ اپنی ایویڈنس لے کے پھر رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ حسن رضا پاشا صاحب ہمارے ساتھ موجود